आदाब नमस्कार, मेरे दा खानम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र चुनाव की काउंटिंग से पहले उद्धव ठाकरे सतर्क, उम्मीदवारों को दिए बड़े निर्देश। महाराष्ट्र में बदलाव, झारखंड में दोहराव और यूपी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन सभी सीटों पर जीतेगा, बोले सुरेंद्र राजपूत। झारखंड चुनाव में कितनी सीटों पर मिलेगी जेएमएम को जीत, एग्जिट पोल के बाद मनोज पांडे का बड़ा दावा। रेवड़ी पर चर्चा, आपका नया नारा, केजरीवाल बोले भाजपा आ गई तो बिजली पानी के भरने पड़ेंगे बिल। संभल मस्जिद में सर्वे के मामले में बोली मायावती, जुमे की नमाज से पहले कही बड़ी बात। नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, इंटरनेशनल कोर्ट में वॉर क्राइम का आरोप तय। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की काउंटिंग को लेकर शिवसेना यूवीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी उम्मीदवारों को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी उम्मीदवारों से बातचीत की। उन्होंने प्रत्याशियों और प्रमुखों को इस बारे में मार्गदर्शन दिया है कि वोटों की गिनती के दौरान उन्हें किन बातों का ध्यान रखना होगा। लोकसभा चुनाव में अमूल क्रिकेट से उत्तर पश्चिम मुंबई निर्वाचन क्षेत्र में जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए उद्धव ठाकरे और पार्टी सावधानी बरत रही है। लोकसभा में हुई घटना के बाद से ठाकरे गुट बार बार सतर्क भूमिका निभा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने दावा किया है कि हम 160 से 165 सीटें जीत रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जीते हुए विधायक जो राज्य के अलग अलग कोने से आएंगे उनको रोकने के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। मुंबई होटलों में खोखे का डर है। इसके अलावा सीएम चेहरे को लेकर शनिवार 10 बजे के बाद हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। विधायकों पर अलग अलग तरह का प्रेशर होगा, सब मिलकर अपना नेता चुनेंगे। अभी मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजों से पहले ही जहां महाविकास आघाड़ी और महायुति ने अपनी अपनी जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं दोनों गठबंधनों में सीएम पद को लेकर आंतरिक रूप से टकराव भी शुरू हो गया है। अब नतीजों से पहले उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने दावा किया है कि वो बहुमत हासिल करने जा रही है। शिवसेना यूवीटी नेता संजय राउत ने कहा कि परिणाम कल आएंगे, हमें यकीन है कि हम बहुमत हासिल करने जा रहे हैं। कल सुबह से नतीजे आएंगे, हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ये लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। सर एक सवाल, दो सवाल हैं बेसिकली। पहला तो ये कि कल जब रिजल्ट आ जाएंगे तब शरद पवार की भूमिका आप कितनी अहम देखते हैं एमपी के लिहाज से? बात ऐसी है, भूमिका शरद पवार साहब की तो रहेगी, कांग्रेस पार्टी की रहेगी और उद्धव ठाकरे साहब की भी रहेगी ना। ये महाविकास आघाड़ी है और हमारे साथ जो छोटे छोटे दल हमारे साथी है, जैसे कि समाजवादी पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं, शेतकरी कामगार पक्ष है वहाँ एक, उनके लोग चुनकर आएंगे, कुछ इंडिपेंडेंट आएंगे। लेकिन हमारा बहुमत जो है महाविकास आघाड़ी का वो पूरा बहुमत रहेगा। तो सब एक साथ बैठकर कल हम निर्णय लेंगे। प्रकाश अम्बेडकर की उसमें कहीं कोई जगह होगी, क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके कह दिया है कि वो सत्ता जिसकी रहेगी उसके साथ। अच्छी बात है, अगर बीजेपी की रहेगी तो बीजेपी के साथ जाएगी, क्या ये नहीं कहा? बात रहे ऐसी है, सत्ता हमारी आ रही है, हमारी सत्ता आ रही है महाराष्ट्र में, और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। सवाल आपसे ये है, निर्दलीय और बागी उम्मीदवार, ये दो अलग अलग कैटेगरी हैं, इनके लिए आपकी क्या योजना है? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हमारे 3 पार्टी के 160 लोग चुनकर आ रहे हैं। 160 कांग्रेस, शरद पवार साहब की एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, और हमारे छोटे छोटे घटक दल हैं, उनके 160 विधायक हमारे चुनकर आने के बाद। शिवसेना नेता और मुंबा देवी सीट से उम्मीदवार शाहीन हंसी ने कहा कि नाना पटोले और संजय राउत के बीच एक स्पर्धा शुरू हो चुकी है कि कौन ज्यादा विवादित बयान देगा। ये वही पार्टी है जो
वोट जिहाद, नोट जिहाद, शराब जिहाद और तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करती है। यहाँ स्पष्ट रूप से महायुति जीत कर आएगी और विवादित बयान देने वालों को मैं यही कहूंगी कि आपकी नैया तो डूब चुकी है। नाना पटोले और संजय राउत का स्पर्धा है कि किसने ज्यादा विवादक बयान दिए। ये वही पार्टी है जो विश्वास करती है वोट जिहाद में, नोट जिहाद में, लिकर जिहाद में, तुष्टीकरण की राजनीति, और इनकी नैया तो डूब चुकी है। जिस दिन संजय राउत नाना पटोले से कहलवाएं कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को वंदन, मैं चैलेंज करती हूं, और जिस दिन नाना पटोले ये समझे कि संजय राउत सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिम और दलित वोट बैंक को नजर कर रहे हैं, यहां स्पष्ट रूप से महायुति जीत के आएगी। और जो लोग विवादक बयान कर रहे हैं, मैं यही कहूंगी कि आपकी नैया तो डूब चुकी है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले महायुति दलों द्वारा कथित तौर पर होटल और हेलीकॉप्टर बुक किए जाने पर शिवसेना युवती नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उनको अगले 50 साल के लिए महाराष्ट्र की जनता छुट्टी देने वाली है। जनता हमें बहुमत देगी और हम जनता की सेवा में अगले 5 साल जुटे रहेंगे। मैं उनसे कहूंगी ये सारी टेंशन लेने की उनकी जरूरत नहीं है कि होटल्स बुक करें और चॉपर्स बुक करें। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। जिस तरीके से लूट मचाया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से अदानी के सरकार चली है, वो खत्म होने वाली है। जनता हमें बहुमत देगी, स्पष्ट सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी और हम जनता की सेवा में 5 साल डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे। और जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खत्म हुई है, जो किसानों को त्रस्त किया है, जो महिलाओं को की सेफ्टी को इश्यूज बड़े हैं, युवाओं को बेरोजगार किया है, हमारी इंडस्ट्रीज को दूसरे राज्यों में भेजा है, वो सब खत्म होगा। उस पर पूर्ण विराम लगेगा और इनकी सरकार जाने को है। इसलिए ये लोग शायद हेलीकॉप्टर ये सब इसलिए बुक करा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि जब हारेंगे तो जनता इनको पूरा जो लेखा जोखा है वो कर देगी और इसलिए उनको भागने की जरूरत पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के मामले पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय सुर्खियों में था, इसीलिए इस प्रकार की बातें सुर्खियां बन जाती हैं। इस मामले को हम हिमाचल की संपदा को हम इस तरह की नहीं लौटने देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। लगातार विपक्ष इसका मुद्दा बनाते आया है और ये मुद्दा हमेशा उठाते आया कि सीपीएस की नियुक्ति सही नहीं है। मुद्दा तो विपक्ष ऐसे बनाता है, कभी पता नहीं टॉयलेट टैक्स बोल देता है, कभी बोलता समोसा कहीं गैप हो गया। कई बार मुद्दे बचकाना हो जाते हैं, तो उनको इन चीजों से बचना चाहिए। देश हित की बात सर्वोपरि, प्रदेश हित की बात सर्वोपरि होती है और इस प्रकार के मीडिया चैनल भी बहुत चलाते हैं, तो ये सब चीजों को आपको भी ध्यान रखना चाहिए। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, हिमाचल भवन काफी लोकप्रिय है और काफी लोग पसंद करते हैं, दूर दराज से आते हैं, वहाँ का स्वादिष्ट व्यंजन भी चखते हैं। क्या सुरक्षित है हिमाचल भवन? नहीं, ये तो सुरक्षित ही है, इसमें क्या हुआ। इसमें पूरी तरह अरे परे अपने सिक्योरिटी भी लगाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो कोर्ट के फैसले होते हैं, ये इस प्रकार के फैसले, अभी बीकानेर हाउस हुआ तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से भी पूछा जाना चाहिए। ये फैसले कोर्ट के होते हैं, उसमें कहा जाता है कि अगर आप फैसलों में ऐसा व्याख्यान किया जाता है कोर्ट के द्वारा तो उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हिमाचल काफ़ी राष्ट्रीय सुर्खियों में था, तो इस प्रकार की बातें सुर्खियाँ बन जाती है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा सिर्फ उनसे ये लड़ाई है कि जिस कंपनी ने सिंगल बेंच के जो जजमेंट है जिसमें उसका कहा कि कंपनी को 64 करोड़ रुपया दे दिया जाए, हमने कहा कि वो 64 करोड़ उनका अधिकार नहीं है। जिस केस में हिमाचल भवन को उन्होंने बात की है, हमने कहा कि इस केस को हम लड़ेंगे और हम उसको लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हमने उस केस को लड़ने की बात की है। अब हिमाचल की संपदा को हम ऐसे ही थोड़ी लुटने देंगे। मणिपुर हिंसा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खड़गे को पत्र लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वो मणिपुर के मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें ताकि राज्य के लोगों की जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की प्रतिक्रिया सामने आई है। 18 महीने हो गए हैं। 3 मई 2023 से
मणिपुर जल रहा है। और 2022 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा के लिए, प्रचंड बहुमत मिला बीजेपी को, प्रचंड बहुमत नहीं, निर्णायक बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत मिला। और 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। क्यों जल रहा है, कैसे जलवाया जा रहा है, कौन ताकतें इसके पीछे पे हैं, इसकी जांच कराइए। आप सरकार में हैं, ये तो डबल इंजन की सरकार है, पर मैं कहता हूं मणिपुर में ये डबल इंजन सरकार डबल गेम सरकार बन गई है। एक गेम वहां खेला जा रहा है, एक गेम यहां गृहमंत्री खेल रहे हैं। और ये जो नड्डा जी का खत है, जो कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को एक खत लिखा था मणिपुर की स्थिति के बारे में, और उसको काउंटर करने के लिए नड्डा जी ने एक खत लिखा है, इसमें सरासर झूठ है। जो असली मुद्दे हैं उससे ध्यान आकर्षित कहीं और ले जाना चाहते हैं, ध्यान हटाना चाहते हैं, बदनाम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। तो और 4 जो सवाल मणिपुर की जनता उठा रही है, रोज उठा रही है। कल पूर्व राज्यपाल ने भी यही कहा था, अनुसुईया उइके ने यही कहा था। 4 सवाल उठा रहे हैं। पहला सवाल, प्रधानमंत्री 18 महीने से क्यों मणिपुर नहीं आए हैं, मणिपुर क्यों नहीं गए हैं? दुनिया भर चले जाते हैं, भ्रमण करते हैं, विश्व गुरु बनते हैं, पर मणिपुर क्यों नहीं गए हैं? पहली बात तो यह है। दूसरा सवाल यह है, मणिपुर में 31 जुलाई 2024 से फुल टाइम गवर्नर नहीं है, फुल टाइम राज्यपाल नहीं है। एक आदिवासी महिला को हटाया गया और असम के जो राज्यपाल हैं उनको पार्ट टाइम गवर्नर बनाया गया जुलाई से। क्यों आप फुल टाइम गवर्नर आपने नियुक्त क्यों नहीं की? तीसरी बात, सिर्फ 23 या 24 एमएलए इस मुख्यमंत्री को समर्थन दे रहे हैं, अल्पमत हो गए हैं मुख्यमंत्री। पार्टियां उनसे समर्थन वापस ले रही हैं, बीजेपी के 11-12 विधायक उनसे समर्थन वापस ले रहे हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव परिणाम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में बदलाव, झारखंड में दोहराव और यूपी के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों से जीत हासिल करेगा। वहीं गौतम अडानी की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि समझ नहीं आ रहा कि आखिर भाजपा उनका बचाव क्यों कर रही है। महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, झारखंड में दोहराव हो रहा है, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और महाराष्ट्र में किसान, नौजवान, बेरोजगार, महिला वहां पर बदलाव ला रहे हैं। मैं तो वहीं रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में बदलाव होगा और झारखंड में दोहराव होगा और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से 9 की 9 सीट नैतिक रूप से जीत चुका है। क्योंकि प्रशासन ने जिस तरीके से नंगा नाच किया है, यहाँ पर एक वर्ग के लोगों को मारना, पीटना, वोट न डालने देना, और लगातार पुलिस जिस तरीके से दिखाई दी है रिवाल्वर तानती हुई महिलाओं के ऊपर, जिस तरीके से 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, ये सारी की सारी चीजें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने कहीं न कहीं तांडव किया है, नंगा नाच किया। उसके बाद भी हमें पूरी उम्मीद है कि बहुतायत की सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा। निश्चित तौर पर बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब तो वहां की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI ने ये सारी चीजें कही हैं और भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी उसका बचाव क्यों कर रही है अडानी का, ये समझ से परे है। क्या भारतीय जनता पार्टी अडानी है, या अडानी ही भारतीय जनता पार्टी हो गए हैं, या अडानी देश हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनका इतना बचाव क्यों कर रही है? जेपीसी क्यों नहीं करती, जांच क्यों नहीं करती, गिरफ्तार क्यों नहीं करती, पूछताछ क्यों नहीं करती? ये सबसे बड़े प्रश्न है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ निर्लज्ज नेता झारखंड में 20 नवंबर को हुई वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है। इस पर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान सामने आया है। देखिए, कौन किधर खुशी होगी, किधर दुख का सैलाब आएगा, निराशा आएगी, वो बस चंद घंटों की बात है। मैं बड़बोलापन नहीं करूंगा, वक्त का इंतजार करें। हम लोगों को विश्वास है, हमें अपने मतदाताओं पर विश्वास है, हमें इस राज्य की आधी आबादी पर विश्वास है, जिन लोगों ने कतारबद्ध होकर बड़ी संख्या में मतदान किया। हमारे खुश होने के कारण हैं, लेकिन वो
जो बाहरी प्रचारक आए थे इनके, वो भी टाटा बाई पाई करके चले गए। सबको पता है, अगर थोड़ा भी अंदेशा होता ना कि जीत की गुंजाइश है, तो वो दोनों तीनों बाहरी लोग जो आए थे ना, बड़बोले लोग, वो अभी डेरा जमाए रहते और यहाँ जश्न मनाकर जाते हैं। लेकिन की बात की आपने, महिलाओं ने हिस्सा लिया है, ये बिल्कुल फैक्ट है। उनकी काफी उनका बढ़ा हुआ प्रतिशत, तो क्या लगता है क्यों बढ़ा है और इसका क्या फायदा होगा, किसको फायदा होगा? देखिए, बहुत साधारण सी बात है। कोई तो एक ऐसा कारक या फैक्टर मौजूद होगा जो महिलाओं को प्रेरित किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कतारबद्ध होकर वो मतदान करें अन्य चुनावों के मुकाबले। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम हेमंत सोरेन की सरकार ने किया, वो उसकी परिणति है। मैया सम्मान योजना हम दे रहे हैं, कोई वादा कर रहा है, कोई जुमले बता रहा है, हम दे रहे हैं, अगले महीने से 2500 देंगे, ये सभी महिलाएं जानती हैं। तो फिर कौन मतदान नहीं करेगा, ये सवाल उठता है। बिजली बिल माफी हमने किया, सर्वजन पेंशन हमने दिया, अबुआ आवास हमने दिया, तो वोट किसको मिलेगा? ये सीधी सी लॉजिक है, बहुत क्लियर है। अब परिदृश्य बिल्कुल साफ है, हम चुनाव जीत रहे हैं। हेमंत सोरेन दोबारा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी का रेवड़ी पर चर्चा कार्यक्रम लॉन्च किया। इस दौरान केजरीवाल ने 6 रेवड़ियों का जिक्र किया। इसके साथ ही भाजपा पर बड़ा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में भाजपा आ गई तो बिजली और पानी के बिल भरने पड़ेंगे। एक दूसरा प्रश्न इन मीटिंग्स के अंदर जो उठाएंगे कार्यकर्ता, वो ये है कि दिल्ली हाफ स्टेट है, दिल्ली में हमारी आधी सरकार है, बाकी आधी सरकार किसकी है? केंद्र सरकार की है, एलजी साहब की है, बीजेपी की है। तो हमारी आधी सरकार ने 10 साल में इतने काम करे, बिजली करी, पानी करा, स्कूल करा, अस्पताल करे, सड़कें करी, सीसीटीवी कैमरे करे, स्ट्रीट लाइट्स करी, सड़कें, पानी, सीवर, इतने काम करे, मैंने गिनाए। इनकी बाकी आधी सरकार ने 10 साल में क्या काम करा? कोई एक काम बता दो जो इनकी आधी सरकार ने करा 10 साल के अंदर। कोई एक काम बता दो। तो जब तुम्हारी आधी सरकार ने एक भी काम नहीं करा, तो तुमको बाकी की आधी सरकार क्यों दे दें? रोड़े अटकाए बस, और कुछ नहीं करा। तो इनको ये भी प्रश्न पूछना है, भाई आधी सरकार हमारी थी दिल्ली में, आधी सरकार तुम्हारी थी, हमारी आधी सरकार ने इतने काम करे, तुम्हारी आधी सरकार ने क्या करा? फिर तुमको किस बात का वोट दे दें? अब ये 3 दिन पहले मैंने इनके एक नेता का स्टेटमेंट सुना था, हमें वोट दो। उनका नेता कह रहा था हमें वोट दो, हम वो सारे काम करेंगे जो केजरीवाल कर रहा है। तो फिर जब वो केजरीवाल वाले ही काम करने हैं तो जनता केजरीवाल को ही ले आएगी ना, फिर तुमको क्यों लाएगी? हम वो बिजली मुफ्त देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, हम भी पानी मुफ्त देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, हम भी बसें मुफ्त देंगे जो केजरीवाल। तो जब वही काम करने हैं जो केजरीवाल कर रहा है, तो फिर केजरीवाल को ही वोट दे देंगे, डुप्लीकेट को क्यों लाएंगे? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? और दूसरा, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ये आके कहें कि हम भी बिजली मुफ्त देंगे, तो उनको बोलना पहले गुजरात में, दिल्ली चुनाव के पहले गुजरात में और यूपी में बिजली मुफ्त कर दो, हम मान लेंगे तुम्हारी बात की। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने यूपी विधानसभा उपचुनाव पर कहा कि उपचुनाव में सरकारी मशीनरी और तंत्र का दुरुपयोग हुआ है। वीडियो ऑडियो सामने आए हैं, सारे रास्ते रोक दिए गए। एक तरफ निर्वाचन आयोग कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए और यूपी की सरकार बैरिकेड लगाकर मतदाताओं को आने से रोक रही थी। इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में सरकारी मशीनरी और तंत्र का दुरुपयोग तो बहुत सुना था, पर इसमें तो देख लिया। जो वीडियो आए, ऑडियो आए हैं, न्यूज़ की रिपोर्ट है, मीडिया की रिपोर्ट है, उसमें दरोगा पिस्तल तान के लोगों को नहीं आने दे रहा है, एक समुदाय के लोगों को वोट नहीं पड़ने पा रहा है, सारे रास्ते रोक दिए गए हैं, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। एक तरफ तो निर्वाचन आयोग कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार बैरिकेड लगा के वोटर्स को आने से रोक रही है। कहा जाता है कि कोई और आइडेंटिटी कार्ड ना चेक करे, पुलिस चेक कर रही है। तो कुल मिला के ये इलेक्शन था, ये इलेक्शन के नाम पे जबरदस्ती चुनाव जीतने के लिए सारी परंपराएं, मान्यताएं तोड़कर इलेक्शन था।
निर्वाचन आयोग से पहले ही अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी ने कह दिया था। अब तो इस पर कार्रवाई इलेक्शन आयोग को करना चाहिए। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूपी विधानसभा उपचुनाव पर कहा कि एनडीए गठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर जनता के बीच जो विकास की योजनाएं थी उन्हें बताया है। जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे तो हमारा विकास हो सकता है। विपक्ष भी इस बात को जानता है कि उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सत्ता पक्ष को ही सीटें मिलने वाली हैं। कि एनडीए गठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर के जनता के बीच में जो विकास की योजनाएं थी उसको बताया गया और जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे तो हमारा विकास कुछ हो सकता है। विपक्ष में अगर विधायक जीत भी गया तो उसके पास समस्या को लेकर जाने के लिए, कोई काम के लिए, तो वो यही कहता है कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस नाते विपक्ष भी इस बात को जानता है कि बाई इलेक्शन ज्यादा से ज्यादा सत्ता पक्ष सीट। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने संभल मस्जिद मामले में प्रतिक्रिया दी है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की है। संभल की जामा मस्जिद में कोर्ट के एक आदेश के बाद रात को ही सर्वे कराया गया था। जुमे की नमाज को लेकर पीएससी और पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बसपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि यूपी के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई और फिर उसके फौरन ही बाद आपाधापी में सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा व मीडिया की सुर्खियों में है। किंतु इस प्रकार से सद्भाव व माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी लेना जरूरी है। शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज 1:30 बजे थी। मस्जिद कमेटी ने लोगों से अपील की कि लोग अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा करें और भीड़ न लगाएं। शाही जामा मस्जिद में आसपास के जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं वही जुमे की नमाज पढ़ने आए। यहाँ शाही जामा मस्जिद में उनकी नमाज पढ़ने की व्यवस्था है। कानून व्यवस्था में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। शांतिपूर्ण माहौल में जुमे की नमाज अदा करें। मस्जिद की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ एक रास्ते को नमाजियों के लिए खोला गया है। भारी पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। मस्जिद के चारों तरफ इलाके के सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त कर दिए गए और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जिले की पुलिस सोशल मीडिया एवं अन्य प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर रखे हुए है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि सर्वे जो कहता है वैसा नहीं होता। जनता बदलाव चाहती है, भाजपा हटे, ये सब चाहते हैं। और जहां तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटों पर भाजपा को हरा रही है। लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बनाया जाएगा तो जनता का क्या ही होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें एक वोट डालने का जो अधिकार दिया है उसे ये लोग छीनना चाहते हैं ताकि सत्ता में आकर वे हमारे अन्य अधिकार भी छीन लें। देखिए, कई बार हम लोगों ने देखा है कि सर्वे जो कहता है वो नहीं होता है। चैनल में भी कई बार बहुत सारे जानकार लोग जो समीक्षा करते हैं उसके हिसाब से भी नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उसके रक्षा मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हेग स्थित विश्व न्यायालय ने इजरायल के नेताओं के खिलाफ ये वारंट गाजा और लेबनान में संघर्ष के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के लिए जारी किया है, जहां वो हमास और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद डेफ को भी युद्ध का अपराधी बताते हुए उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। एक आधिकारिक बयान में विश्व न्यायालय ने कहा कि चैम्बर ने 2 व्यक्तियों बेंजामिन नेतन्याहू और गोआव गैलेट को युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार मानते हुए ये वारंट जारी किया है। आसान भाषा में कहें तो आईसीसी ने नेतन्याहू और पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री पर मानवता के विरुद्ध अपराध करने का आरोप लगाया है, जिसमें हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्य शामिल हैं। साथ ही युद्ध के तरीके के रूप में भुखमरी का युद्ध अपराध भी शामिल है। इजरायल ने आईसीसी की ओर से अपने नेताओं पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। इजरायल का कहना है कि ऐसा फैसला आईसीसी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इजरायल के प्रमुख विपक्षी नेता
ने इस आदेश की निंदा करते हुए इसे आतंकवाद के लिए इनाम करार दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आईसीसी के फैसले के कुछ घंटों बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।